हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस की क्लास नंबर 30th को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जनरल साइंस के ऊपर 12 लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं मान सकता हूं कि जो 12 के 12 लेक्चर्स हैं वो आपके बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो आज के इस सेशन को कंटिन्यू करें। देखो, आज हम 30th लेक्चर्स के ऊपर हैं। हमने स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट लेक्चर से। देखो, क्या यहाँ पे हमें रिजल्ट दिख रहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मैं 12 लेक्चर्स की बात करूं तो 12 लेक्चर्स में से मैं आपको एक कॉन्फिडेंट दिलाता हूं कि अभी आप अगर कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहीं में से आपको लगभग 5 या 4 क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे और आप उनको आराम से अटेम्प्ट करोगे। तो भैया ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 12 लेक्चर्स में से हमें 4-5 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से आगे भी वैसा ही होता रहेगा, पर उसके लिए आपको साथ में काम करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ से आपको रेगुलरली वीडियोस पहुँचाई जा रही हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है उनको बढ़िया से देखो और अपना जो एक कम्युनिकेशन है ना वो बढ़ाते चलो। मतलब कि आपका और मेरा कनेक्शन ना बढ़ता जाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि मेरे को पता नहीं चलेगा ना कि आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ, आपके जो डाउट्स हैं मेरे तक पहुंचाओ, तभी मेरा भी मन करेगा ना कि नहीं मैं आपको पढ़ाऊँ। ऐसे मज़ा नहीं आता ना, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख रहे हो, पता नहीं देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो वैसे अच्छा नहीं लगता है ना। आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो मेरे साथ, है ना। या आप एप्लीकेशन में जो चैट ऑप्शंस है उसका यूज़ करके अपने डाउट्स पूछो, या आपकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत है तो मैंने आपको बोला आप बोलो। आपके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की जाएगी जिसमें आपके पास डाउट सेशन होगा। क्लियर है? हाँ, तो चलो छोड़ो, अभी आप इस टॉपिक के ऊपर आ जाओ, जनरल साइंस लेक्चर नंबर 13th। देखो, अभी हमने लेक्चर नंबर 12th में क्या पढ़ा था, एक लास्ट टॉपिक खत्म करा था टिश्यूज़ वाला। टिश्यू में जो हमारा एक लास्ट टॉपिक था, नाम था नर्वस टिश्यू, उसको हमने कंप्लीट करा था। आज की इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके पास है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम्स। देखो, यहाँ पे ह्यूमन जो वर्ड लिखा है मैंने, उसका जो मतलब है हर किसी बच्चों को पता है, पर सिस्टम का मतलब भी वैसे सबको पता होता है। पर यहाँ की इस लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? तंत्र, मानव तंत्र। मानव तंत्र का मतलब क्या हुआ भाई? तंत्र से आप समझते क्या हो, पहले ये चीज़ क्लियर कर लो। देखो, बोला जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी तंत्र हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और वहाँ से पेट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनर के। टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर यहाँ से। पर एक बार इनको बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में हमें ये नहीं पढ़ना पड़े या ये नहीं सोचना पड़े यार हमने उस टाइम पूरा टॉपिक पढ़ लिया था तो अच्छा होता। हम वैसे जनरल साइंस की वैसे भी तैयारी कर सकते हैं, ओनली क्वेश्चंस देखें और आंसर पढ़ते चले, पर भाई वो रट्टा होता है। हम बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे तभी अच्छे से पता चल पाएगा ना। हाँ, तो देखो, ह्यूमन सिस्टम में हम लगभग 5 टॉपिक्स बढ़िया से पढ़ेंगे। ऐसे तो अगर हम बात करें ह्यूमन के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम हो गया, मतलब जो हमारे हड्डियों का एक पूरा सिस्टम है, उसकी बात कर लें। बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं, पर हम मेनली 5 सिस्टम्स की बात करेंगे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो नंबर 1 पे हम चले, यहाँ पे हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन सिस्टम। क्लियर है? नंबर 2 पे हम यहाँ पे देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 3 पे हम यहाँ पे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद नंबर 4 पे हम यहाँ पे देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। और नंबर 5 पे हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो ये 5 मुख्य तंत्र जो हमारे शरीर में रहते हैं, वैसे तो बहुत अंतर है, मैंने बोला मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ स्केलेटन सिस्टम, जिसमें आप पढ़ते हो कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, मनुष्य के कितने रिब्स हैं, कितनी पसलियाँ हैं, वो सारी चीज़ें उसी में पढ़ते हो। पर उसका कुछ खास फायदा नहीं है, उसमें जो लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारे आपको वैसे ही बता दूंगा। क्लियर है? हाँ, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन 5 को बढ़िया से समझेंगे, फिर उनमें से एक को पकड़ेंगे, बढ़िया से उसके ऊपर काम करेंगे, देखेंगे एग्जाम में एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो चले पहले डाइजेशन सिस्टम को समझे कि क्या होता है ये। देखो, डाइजेशन सिस्टम की बात करूं, डाइजेस्ट करना ना, चीज़ों को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? पचाना, चीज़ों को पचाना। तो यहाँ पे मैं अगर इसका हिंदी अर्थ लिखूं तो उसका मतलब होता है पाचन तंत्र। क्या बोल सकते हैं इसको हम?
पाचन तंत्र, ये सही हो चुका है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, ये होता है श्वसन तंत्र। क्या बोल जाता है इसको? श्वसन तंत्र। लिखते चलो, आगे मैं समझाता चलूंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, वो किस तरह से हमारे पूरे शरीर में संचार कर रहा है, वो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। क्या बोल जाता है इसको? उत्सर्जन तंत्र। मेरी बात क्लियर है ना? हाँ, तो चलो अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पाचन तंत्र क्या है, क्या समझाता है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या होता है, हमने जब फूड खाया, फूड मतलब चपाती खा ली, कुछ भी खाया आपने, खाया, अब उस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि आपने कैसे खाया, अंदर की प्रोसेस क्या हुई है। भाई हमने तो एक टुकड़ा खाया था, है ना, वो कैसे हमें एनर्जी दे रहा है, कैसे हमें प्रोटीन्स दे रहा है, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे पाचन तंत्र में। होता क्या है, जब मैं खाना खाऊंगा, जब वो पच जाएगा ना, तभी तो वहाँ से हमें न्यूट्रिशंस मिलेंगे ना शरीर में। क्लियर है चीज़ है? न्यूट्रिशन समझ चुके हैं हम अपनी क्लासेस में। तो ये चीज़ सही है कि भाई हमें पाचन तंत्र बढ़िया से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पाचन तंत्र में से मुख्य क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर्स के द्वारा। वो क्या क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। आगे है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब क्या है? सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना। कैसे होता है ये पूरा कार्यक्रम, उसी चीज़ को बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्लियर है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको पहले समझा दिया है, इसमें हम हार्ट की बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड कैसे पूरी बॉडी के पार्ट्स में पहुँच रहा है, वही सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी में वेस्टेज है ना, वो सारी की सारी बाहर निकलना। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो कौन ऑब्जर्व करता है? इंसुलिन। इंसुलिन तो करता है, पर हमें डॉक्टर क्या सलाह देते हैं भाई कि आप इंसुलिन के भरोसे मत बैठा रहा करो, इंसुलिन बचा के रखो और आप डेली एक्सरसाइज कर लिया करो। जिसमें क्या होगा कि आप जैसे डेली एक्सरसाइज करोगे तो जो आपका अंदर का ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो खुद ब खुद बर्न होगा, मतलब वो पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएगा। तो वो वेस्टेज है एक। जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, हम उनको यूरिन के माध्यम से बाहर कर देते हैं, और भी वेस्टेज मटेरियल जिनको हम एनएस के माध्यम से बाहर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ पे आती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कहाँ पे आती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। नेक्स्ट था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है एक नसों का जो पूरा तंत्र है, नसों के तंत्र को क्या बोल जाता है? नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पूरी नसों से मेरा ब्रेन बना हुआ है। पिछली क्लास में हमने इसको बढ़िया से पढ़ा हुआ है, बस इसको समझेंगे और काम खत्म करेंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया बढ़िया से। उसके बाद एक बैकबोन की बात करूँ, बैकबोन किसकी बनी हुई है? नर्वस सिस्टम की। मेरे हाथ में जो नसें दिख रही है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की नसें दिख रही है, वो सारी की सारी बनी होती है नर्वस सिस्टम की। क्लियर है? ये न्यूरॉन सेल की। और वो सारा टॉपिक हमारा इकट्ठा करके क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। ये पूरा टॉपिक हमने पहले देख चुके हैं, नर्वस सिस्टम वाला। अब आज के इस सेशन में हम ओनली और ओनली डाइजेशन सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे एग्जामिनर हैं वो किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुट करते हैं। चलो जी, देखो अगर मैं पाचन तंत्र की बात करूं, अगर हमें इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा तो मैं इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। क्लियर है? वो 2 पार्ट्स इस तरह से हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल। क्लियर है? प्लस या लिखना है इसमें, या उसी चीज़ को बोल जाता है ओसोफेगस। ओसोफेगस। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिखना पसंद करूँगा डाइजेशन ग्लैंड्स। डाइजेशन ग्लैंड्स। ऐसा क्यों? देखते हैं, अभी समझते हैं सारी चीज़ों को। डाइजेशन ग्लैंड्स, ये एलिमेंट्री कैनल, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा ओसोफेगस की बात कर रहा हूँ, है ना। ये क्या होता है? देखो, ये होती है आहार नली। आहार नली, आहार तो सब समझते हैं ना। आहार का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, वो खाने के लिए जो हमारी नली है ना, यहाँ मुंह में खाना डाला, ऑटोमेटिक नीचे पहुँच जा रहा है ना। वो कैसे पहुँच रहा है भाई? नली है एक, तो जिस तरह पाइप होती है ना, वो फूड पाइप है। ये इसी चीज़ को बोल जाता है ओसोफेगस एलिमेंट्री कैनल। क्लियर है? या तो ओसोफेगस या तो एलिमेंट्री कैनल। इसी को हिंदी में ग्रास नली भी बोला जाता है। उसके बाद डाइजेशन ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखो, ग्रंथियाँ होती हैं हमारे छोटे छोटे शरीर में, है ना, या मैं बोल रहा हूँ हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। क्लियर है? वो ग्रंथियाँ यहाँ पे जो हमारा खाना है उसको पचाने के लिए हेल्प करती हैं। वो कैसे करती है? देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने मुंह में खाना डाला,
क्लियर है, चबाया उसको, वो नीचे चलता चला। क्लियर है। अब देखो आपने एक सुना होगा, एक स्लाइवरी ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना। स्लाइवा तो सबने सुना है ना, लार, थूक आना, स्लाइवरी ग्लैंड ना, ऐसा ग्रंथि या ऐसा ग्लैंड जिसकी वजह से लार बनती है। भाई यही लार, सुनने में अजीब लगता है पर रियलिटी सुनो, यही लार जो है ना वो हमारे खाने को ना एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। आप रूखी चपाती खा रहे हो पर वो एक लिक्विड बन जाती है, वो किसकी वजह से? स्लाइवरी ग्लैंड की वजह से। तो होता क्या है कि इन दोनों की सहायता से हमें खाना मिलता है या जो हमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल पाते हैं। क्या कि ये पूरी प्रोसेस देखेंगे एलिमेंट्री कैनल वाली, और प्लस डाइजेशन के जो ग्लैंड्स हैं उनको भी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे क्या खाना मुंह में डाला, वो कैसे लास्ट तक अपना काम करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पर खाने मुंह में डालने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक स्लाइवरी जो डाइजेशन ग्लैंड्स है अगर हम उनको नहीं पढ़े। डाइजेशन ग्लैंड्स क्या करेंगे? डाइजेशन, पाचन, जो हमारा पाचन करने का तरीका है या जो पाचन से संबंधित क्रिया है वो इसी की सहायता से संभव हो पाएगी। क्लियर है चीज़ें? कंटिन्यू करें डाइजेशन सिस्टम को। चलो जी, तो अभी हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनल को, देखेंगे कि कैसे यहाँ पे काम होता है और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। एलिमेंट्री कैनल, कैनल या फिर इसको आप अंग्रेजी में लिख लो, क्या लिखोगे? ओसोफेगस, या फिर हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो? आहार नली, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो? फूड पाइप, फूड पाइप। क्लियर है? हाँ, तो एलिमेंट्री कैनल। अब आप सोच रहे हो भाई फूड पाइप होती क्या है? खाना जहाँ से आप स्टार्ट कर देते हो ना और जहाँ से आपका खाना उतरना स्टार्ट हो जाता है, ये जो है ना ये सारी आपके पास क्या होती है? फूड पाइप होती है ये। क्लियर है? जहाँ तक हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उस लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक, फूड पाइप हमारी यहाँ नेक से लेके कहाँ तक होती है? स्टमक तक। क्लियर है ना? तो यही आपके पास एलिमेंट्री कैनल है। अब मैं इस एलिमेंट्री कैनल को यहाँ से एक तरह से मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। भाई एलिमेंट्री कैनल का पहला पार्ट क्या है? माउथ, MOUTH, माउथ, हमारा मुंह। क्लियर है? इस चीज़ को हम वोकल कैविटी भी बोल सकते हैं। वोकल, BUCAL, वोकल कैविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इससे इसको थोड़ा एडजस्ट करना। BUCCAL है, वोकल कैविटी, है ना। देखो होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये पहले तो हम एलिमेंट्री कैनल की तरफ चले तो सबसे पहले क्या है? मुंह है ना, माउथ है। उसके बाद जब हम खाने की बात करेंगे तो नंबर 2 पे काम चलता है किसका? टीथ का। नंबर 2 पे काम चलेगा टीथ का। नंबर 2 पे जो आपके पास काम चलेगा, 3 पे, वो आपकी टंग का, TOUNGE, टंग, जो हमारी जीभ होती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टमक की। क्लियर है? इस तरह से हम नीचे उतरेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डुडोनियम, डुडोनियम। उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी आंत और बड़ी आंतों की बात हो रही है। और लास्ट में हम बात करेंगे एनस, ANUS, एनस। क्लियर है? अगर कोई टर्म आपको समझ नहीं जाती है तो आप खुद से भी इसको सर्च कर सकते हो वैसे गूगल पे। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, पर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं आपको पता बायोलॉजी में जिनको मतलब समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि मतलब वो कुछ अलग से मीनिंग लेके चलते हैं, है ना, जो मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आप समझदार हो, आप खुद समझ रहे होगे उन चीज़ों को। क्लियर है? जिस टर्म को मैं थोड़ा ढील दे देता हूँ उसको आप खुद से चेक कर लिया करो। उसका मतलब यही होता है कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर बात कर रहा है और उसका आपको ही उसका आंसर खोजना है। हाँ जी, चलो जी। माउथ, माउथ की बात हो रही है भैया। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि मैंने कोई टुकड़ा या कोई फूड या कुछ भी खाने का जो मटेरियल था उसको मैंने मुंह में डाल लिया। मुंह में जैसे डाला है उसके बाद
सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले जो काम करेगा वो टीथ्स। टीथ्स टीथ्स क्या काम करते हैं? टीथ्स क्या काम करते हैं? उसको चबाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको फाड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले खाने को फाड़ेंगे, उसके बाद उसको क्रश करेंगे। क्लियर है चीज़ें? बात समझ आ रही है या नहीं? हाँ, तो देखो होता क्या है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा खाना है वो सबसे पहले हमने फूड जो है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे हमने फूड यहाँ से खाना स्टार्ट करा, सबसे पहले काम चलता है टीथ का। तो टीथ के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। बोल जाता है जो हमारे टीथ्स हैं वो उनको 3 प्रकार में रखा गया है, ये 3 टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 पे मैं लिखूंगा थियोशोडेंट या थियोशोडोंट, है ना? उसके बाद डिफोडेंट या डाइफोडेंट और हिट्रोडंट डंट। क्लियर है? देखो क्या बोला गया कि जो टीथ्स है ना उनकी जो एक तरह से आकार है ना? क्लियर है? उनकी जो एडजस्टमेंट है ना उसी बेसिस पे क्या किया है, 3 पार्ट्स में उनके टीथ्स को रखा गया है। पूरी जितनी भी सृष्टि है उसमें जितने भी आपके पास रेप्टाइल्स लिविंग थिंग्स हैं उनके टीथ्स को इसमें रखा गया है। क्लियर है? तो इन सभी को देखते हैं कि क्या है ये और किस तरह से ये काम करता है ना? सबसे पहले तो देखो हम बात करेंगे थियोसोडेंट की। थियोसोडेंट जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सारे जो दांत है ना, जबड़ों की बात होती है, याद रखना जबड़ों की, है ना? हाँ, तो सारे जो दांत है ना वो एक ही प्रकार के रहेंगे। अगर कोई इंसीजर रहा ना तो इंसीजर ही रहेंगे, अगर कोई मॉलर प्री मॉलर रही ना तो प्री मॉलर ही रहेंगी। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो मतलब याद रखना ये थियोसोडेंट जो आपके पास जबड़े होते हैं ना, ये किस जानवर में पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल जो आपके पास मगरमच्छ होते हैं ना, उन्हीं के दांतों को जबड़ों को क्या बोलते हैं? थियोसोडेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? डायफ्योडेंट। डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। क्लियर है? तो ये इस तरह के जबड़े जो होते हैं ना, इस पे 2 तरह के दांत आते हैं, एक दूध वाले दांत और एक आपके पास परमानेंट दांत। क्लियर है? तो इसमें जो आपके पास बिल्कुल सही एग्जांपल आप रख सकते हो, ये किसके दांत होते हैं? ह्यूमंस के। क्लियर है? ह्यूमंस के। उसके बाद आ जाता है हिट्रोडेंट। हिट्रोडेंट्स जो आपके पास एक जबड़े हैं वो मैमल्स के आ जाते हैं, स्तनधारी जीव जो होते हैं ना, मैमल्स। क्लियर है? ये इनके आपके पास जबड़े दिखाई देते हैं, हिट्रोडेंट्स। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में ये सारे मिक्सअप रहते हैं, पर जहां पे मैं स्पेशली देखूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ह्यूमन में कौन से टाइप के टीथ्स रहते हैं या कौन से टाइप का जबड़ा रहता है, तो आपने याद रखना है डिफोडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाई है, डाई का मतलब होता है 2 का मतलब क्या है कि वो 2 बार आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तो दूध वाले दांत और एक हम क्या बोलते हैं? असली दांत। तो वो आपके पास कहाँ पे मिलते हैं? डिफोडेंट में। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है टीथ में? तो अब ये क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, है ना? ढंग से सुननी है आपने चीज़ें। अब आ जाओ जी। अब जी यहाँ पे क्या बोला जाता है? बोला गया कि ये जो डिफोडेंट की बात करेगी ना, DIPHY डिफोडेंट या DONT डिफोडेंट, जो आपने प्रोनाउंशिएट करना अपने हिसाब से, स्पेलिंग मैंने लिखी है। बोला गया यहाँ पे जो टीथ्स दिखाई देते हैं ना, टीथ्स दिखाई देते हैं वो इस तरह से होते हैं। कुछ आपके पास इंसीजर होंगे, किसी को हम कैनिन बोलेंगे, किसी को हम मोलर बोलेंगे और किसी को हम प्री मोलर बोलेंगे। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है भाई, कितने प्री मोलर होते हैं, कितने मोलर होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। क्लियर है? एक मैंने यहाँ पे लिखा इंसीजर, एक लिखा कैनिन और एक यहाँ पे क्या लिखा गया था? प्री मोलर, और एक आपके पास लिखा गया मोलर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? प्री मोलर को ऊपर लिख लो और मोलर को नीचे लिखो। प्री मोलर का मतलब होता है कि पहले, और मोलर का मतलब होता है कि प्री मोलर का मतलब हुआ कि मोलर के पहले, है ना? अब आ जाओ जी, याद रखना हमारे जो दांत होते हैं ना वो 32 दांत होते हैं, सबको पता है ना? क्लियर है? 16 ऊपर 16 नीचे। अब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, ये मेरा जबड़ा है, मान लो ये जबड़ा है, यहाँ से मैं जो एक्सप्लेन करूँगा 16 की बात करूँगा मैं, 16, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दांत होते हैं? 16। मैं यहाँ से हाफ कर दूंगा
बस केवल 8 दांतों की बात करूंगा मैं। कितने 8 दांतों की बात करूंगा? 8, और सारी बाकी रिपीटेड रहते हैं। 8 दांत जो होते हैं वो अलग होते हैं और सारे रिपीटेड रहते हैं। देखो इंसीजर कितने होते हैं हमारे टीथ, वो 2, और कैनिन की बात करी जाए वो 1, और प्रीमोलर की बात करूं तो वो 2, और यहाँ पे मोलर की बात करूं तो वो 3। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिखा गया वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंसीजर की बात करूं वो 2 होते हैं, और कैनिन की बात करूं वो 1 होता है, और प्रीमोलर और एक मोलर। क्लियर है? पेपर में यही बनता है। ये तो सबको पता ही है ना कि भाई खाना आता है, खाना खा लेते हैं, पच जाता है, उसके बाद न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। पर क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते हैं भैया। इंसीजर 2, कैनिन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। पर ये किसकी बात हो रही है? मैं मान लो मैं नीचे वाले जबड़े की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले, हाँ ये नीचे वाले टीथ्स हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। अगर नीचे वाले टीथ्स की बात करूँ तो मैं यहाँ के 8 दांतों की बात कर रहा हूँ, और यहाँ के 8 नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ओनली 8 की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 8 है ना वो ही आपके पास अलग अलग होते हैं, और यहाँ के जो 8 है ना, जिस तरह से यहाँ पे आपके 8 दांत होंगे उसी तरह से यहाँ पे भी 8 होंगे, उसी तरह से यही 8 दांत ऊपर भी वैसे होंगे और यही 8 दांत ऊपर भी वैसे होंगे। तो आप क्या समझ सकते हो कि भैया ये जो है, अगर हम 8 दांत पढ़ ले तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले मैंने बात करी इंसीजर। इंसीजर ये आगे वाले दांत जो है ना, इनको बोला जाता है इंसीजर। क्लियर है? इंसीजर की बात करेगी सामने के जो फाड़ने वाले, खाने को जो फाड़ने वाले है ना, उस आगे से दांतों से फाड़ते हैं ना आप चीजों को। क्लियर है? खाने को फाड़ने वाले जो आपके पास है वो 2 दांत होते हैं। कैनिन, ये साइड का जो दांत होता है इसको बोलते हैं कैनिन, 1 है। 2 इस दांत से जो पीछे 2 दांत है ना, उनको हम काउंट करते हैं प्रीमोलर में। मोलर क्या होती है? दाढ़, हमारी जो दाढ़ है ना, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं। क्लियर है? तो दाढ़ से आगे वाले दांतों को क्या बोला जाएगा? प्रीमोलर, जो 2 थे, और दाढ़ कितनी होती है? 3। क्लियर है चीजें? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर है? हाँ। अब क्या हुआ भैया, खाना आया, मुंह में डाला था हमने, दांतों ने काम करना स्टार्ट किया, भाई दांतों ने थोड़ा थोड़ा चबाना उसको स्टार्ट कर दिया है। अब हमारी ये जो हरकत करेगा ना, वो हमारी जो हरकत करेगी वो करेगी हमारी टंग, हमारी जीभ। हमारी जीभ यहाँ पे हरकत करेगी। देखो अब हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे? टंग को। टंग के ऊपर ना बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स, BUDS या BUDDS लिख सकते हो, BUDS बर्ड्स। ये बर्ड्स क्या हैं? इस तरह से होता है ना, छोटे 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 छोटे, इस तरह से दाने दाने से होते हैं। तो ये जो दाने हैं ना, ये आपके पास टेस्ट के काम आते हैं। ये टेस्ट में महसूस करते हैं। ये किस चीज़ को महसूस करते हैं? टेस्ट को। क्लियर है? अब देखो यहाँ से टेस्ट से भी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी टंग है ना, टंग का कौन सा हिस्सा जो है वो मीठा पसंद करता है या मीठा टेस्ट करता है, कौन सा हिस्सा कड़वा टेस्ट करता है, कौन सा हिस्सा खट्टा टेस्ट करता है, कौन सा नमकीन टेस्ट करता है। क्लियर है? तो घर में बैठ के इससे उसको थोड़ा सा सोचना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो ये हमारी टंग है, टंग का आगे वाला जो पोर्शन है मान लो ये है, इस तरह से हमारी टंग है ना, ऐसे चल रही है टंग, मान लो है ना। इतनी बड़ी टंग तो किसी की नहीं होगी, पर चलो मान लो ये हमारी टंग है। टंग का ये जो फ्रंट पार्ट है ना, ये हमेशा मीठे को है ना एक तरह से महसूस करता है। हम कुछ भी मीठा खाएंगे तो सबसे पहले कौन उस चीज़ को सेंस करेगा? हमारी बॉडी का आगे वाला जो पार्ट है ना, वो मीठे को सेंस करता है। मीठा खाएंगे तो यहाँ से पता चलता है हम मीठा खा रहे हैं। क्लियर है? ये जो इसका जो लास्ट हिस्सा है, ये कड़वा, ये तो सिंपल हो गया ना, आगे वाला मीठा, पीछे वाला कड़वा। सबसे लास्ट जो हमारा हिस्सा है ना, वो क्या सेंस करता है? कड़वा। बीच वाला हिस्सा याद रखना नमकीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्लियर है? और ये जो साइड वाले हिस्से होते हैं ना, किनारे किनारे जीभों के, ये खट्टापन। क्लियर है? खट्टापन, ये सही हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉर, है ना। तो खट्टेपन के लिए साइड वाली जो आपके पास किनारे हैं हमारी जीभ के, और साल्ट के लिए सेंटर पॉइंट हमारी टंग का, और मीठे वाला जो है वो स्टार्टिंग में, और कड़वा जो है वो बिल्कुल एंड में। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब देखो क्या हुआ, कितनी इंटरेस्टिंग सी कहानी चल रही है। देखो कहानी की तरह ही आपका पूरा टॉपिक बन चुका है ना। मुंह में खाना डाला, हमारे इंसीजर, हमारे कैनिन, हमारे मोलर, प्री मोलर, सब ने काम किया। पेपर में पूछा था प्री मोलर कितने हैं? 2, मोलर कितने हैं? 3, पीछे के जो हैं वो 3, है ना। तो बोला गया उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो काम कर सकते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो टंग है, हमारी जीभ जो है ना, वो स्वाद लेने लग पड़ती है। स्वाद मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, किस तरह सा था, वो सब कुछ वो वहाँ पे बताने लगे।
जैसे ही हमारी जीभ के ऊपर वो चीज़ें पड़ती हैं, जो खाना हमारे टीथ्स ने चबाया होता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सबको क्लियर है ना ये चीज़ें? वो पानी किसकी वजह से होता है? हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड जिसको हम डाइजेशन ग्लैंड पढ़ रहे थे, उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोल जाता है उससे? उसको सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोल जाएगा इससे? उसको सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा का मतलब सब समझते हो ना, थूक, ये लार है ना, सुनने में अजीब है पर रियलिटी में वो डाइजेशंस में हेल्प करता है, पचने में, खाने को पचाने में हेल्प करता है। भाई आपने कोई सूखा टुकड़ा मुंह में डाला, अब देखो क्या हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं आप सूखी रोटी खा रहे हो तो साथ में आप पानी का गिलास रखा है, एक घूंट पानी पी रहे हो, साथ में सूखी रोटी खा रहे हो, वैसा नहीं होता है। क्लियर है? तो ये ऑटोमेटिकली जैसे हमारी टंग पे ना क्या होता है, खाना पहुंचता है ना, वो टेस्ट करता है ऑटोमेटिकली सी, यहाँ पे जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मतलब वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसका काम क्या है? लार बनाना। इसका काम क्या है? लार बनाना, लार बनाना। क्लियर है? लार मतलब कि एक लिक्विडिटी लाना। अब वही लार हमारे मुंह में बनेगी और उससे क्या होगा, जो हमारा फूड है जो हमने मुंह में डाला है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही हम खाते जाएंगे, चबाते जाएंगे, वो मिक्स होगा। अब क्या होगा, वो जो हमारा खाना है वो नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा। क्लियर है? वो कहाँ पे चला? वो एलिमेंट्री कैनल में चल रहा है, एसोफेगस में चल रहा है। समझ आ रही कहानियाँ? क्लियर है? तो अब थोड़ा सा पॉज करो इसको, एसोफेगस वाली कहानी को, अब पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाता है, मनुष्य के कौन से अंग से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, खाना जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉकल कैविटी या फिर माउथ। यहाँ पे बॉकल कैविटी मिलेगा या तो फिर माउथ, मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। वो फर्स्ट फेज होता है जब हमने ना जब स्लाइवरी ग्लैंड ना एक्टिव हो जाता है और स्लाइवा हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है ना, और वो जब खाने के साथ मिल जाता है तो उस टाइम हमारा खाना पचने का फर्स्ट फेज माना जाता है उस चीज़ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉकल कैविटी, वो स्टेज है जिस टाइम हमारा जो खाना है फर्स्ट टाइम डाइजेशन स्टेज में आ चुका है। क्लियर है? अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ना बॉकल कैविटी। हमारा खाना कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है? मुंह से या फिर बॉकल कैविटी से, एक ही चीज़ है ना। अब आ जाओ जी भाई, हमने बात करी लार बन चुकी है और ये हमारी एक मान लो एलिमेंट्री कैनल है, यहाँ से टंग से और पेट के बीच में, स्टमक के बीच में, है ना, खाना ट्रेवल हो रहा है। क्लियर है? अब जो खाना हमने खाया वो पहुँच चुका है स्टमक में, पेट में, पर यहाँ पे स्टमक में जैसे ही वो पहुँचता है तो बहुत सारे काम होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे एक मशीन होती है ना, उसी तरह से हमारे शरीर में मशीनें हैं, वो खुद ब खुद काम करती हैं। क्लियर है ना? वो नेचुरल मशीन्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, याद रखना, स्टमक पे जैसे ही खाना पहुँचता है तो स्टमक बॉल्स होती हैं, मतलब जो ये स्टमक है ना, स्टमक की जो बॉल्स हैं, है ना, उसमें खुद से एक काम होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्टमक की जो बॉल्स है ना, ये एक यहाँ पे जूस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं, ये जूस रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। और वो जो आपके पास जूस होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की जो बॉल्स होती हैं, ये स्टमक बॉल होते हैं, वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, ये हाईली एसिड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल जाता है इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनका अगर मैं वैल्यू देखूँ, पीएच वैल्यू, तो वो 1.4 होती है। हाईली एसिड माना जाता है इसको। पढ़ते हो ना आप, पीएच वैल्यू आपने पढ़ी होगी। इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे चलती है ना कहानी, यहाँ से 1 to 7, ये 1 to 14 चलती है, 7 पे न्यूट्रल चलता है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, और ये जो आपके पास है वो बेस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो जितना पीछे होगा ना 1.4 हाईली एसिड, ये जो होता है लो एसिड। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि ये एक हाई एसिड है। एसिड मतलब एक तरह का जहर है, जहर नहीं बोल सकते, मतलब क्या समझ सकते हो, तेजाब जिसको आप बोल सकते हो ना। अब क्या होता है भाई, ये क्यों बना भाई, ये खाने को ना एक तरह से चाइम करेगा। चाइम का मतलब होता है मतलब पल्प बना देगा, बिल्कुल उसको पीस देगा, ये उस चीज़ को पकाएगा खाना का, है ना। तो देखो यही वो गैस्ट्रिक जूस है। अगर ये गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में
ज़्यादा बढ़ जाए तो उसी चीज़ को बोल जाता है कि भाई एसिडिटी हो चुकी है। अगर ये गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इसी चीज़ को क्या बोल जाता है भाई, हमें एसिडिटी हो चुकी है। और उस टाइम डॉक्टर एकदम से सलाह देता है भाई क्या ले लो आप, इनो। क्या पी लो, इनो। इनो में क्या होता है, इनो में बेस होता है। जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं न्यूट्रल। क्या बनाते हैं, न्यूट्रल। क्लियर है चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि जैसे हमारा खाना स्टमक में पहुंचता है उसकी वॉल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। HCl जिसको हम बोलते हैं 1.4 उसका pH वैल्यू है। क्लियर है, हाईली एसिड होती है। अब देखो हमारे बुजुर्ग प्लस जो पतंजलि पीठ के जो गुरु है, नाम गुरु क्या नाम है उनका, रामदेव। क्लियर है, अगर मैं रामदेव बाबा की बात करूं वो हमेशा एक चीज़ के लिए फोकस करते हैं, बार बार एक चीज़ हमेशा जिक्र करते हैं उससे, इसका बोलते हैं कि खाना खाते समय ना पानी ना पियो, खाना खाते समय पानी ना पियो। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं ना तो डाइजेशन जो होता है ना हमारा खाने का वो बढ़िया से नहीं हो पाता है। क्यों? अगर हम खाने खाते खाते पानी पिएंगे ना तो ये जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टमक के द्वारा वो नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो बढ़िया से हमारे शरीर में पच नहीं पाएगा और जो न्यूट्रिशंस हैं, पोर्शंस हैं, वो हमें अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। क्लियर हो चुकी चीज़ें, है ना? बात क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्या होता है कि अब ये सारी कहानी आपने देखी होगी। अब ऐसी बातें करी जाती कि HCl कुछ यहाँ पे एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स रिलीज करता है। क्या बोला गया? इतनी चीज़ें समझ आई या नहीं? अब देखो जी क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे बात होती है फूड प्लस किसकी, HCl की बात हो रही थी, है ना। ये दोनों इकट्ठे मिलके क्या बना देते हैं, चाइम, CHYME, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पल्प। ये कैसा पल्प है, मतलब क्या है ये, पूरी तरह से तैयार खाना, पूरी पेस्ट बन चुकी है उसकी, उस चीज़ को बोल जाता है चाइम या पल्प, है ना। क्लियर है। अब जी देखो क्या होता है, बोला गया ये फूड प्लस HCl की बात कर रही है। यहाँ पे HCl जो होता है वो कुछ एंजाइम्स छोड़ता है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ बोलता है कि एक तरह से रेनिन, है ना, जैसे जो आपके पास एंजाइम्स हैं, प्लस एक पेप्सिन, इस तरह के एंजाइम्स को जनरेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है ना वो अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन कैल्शियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोटीन आपके पास किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, इस तरह के एंजाइम्स छोड़ता है ये। क्लियर है, छोड़ो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं। अब देखो चाइम, हमारा जो खाना था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाना तैयार हो चुका है भाई। अब वो खाना निकलता है हमारे स्टमक से और एक 10 इंच की आपके पास एक छोटी सी नली होती है, मतलब छोटी सी आप बेसल रख लो, उसमें से क्या होता है आपका खाना निकलता है। और वो ये जो आपके पास नली जैसी है ना, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कहाँ पे कनेक्टेड होती है, ऊपर स्टमक और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में आपके पास जो जगह होती है उसको बोला जाता है डुडोनियम। साथ में होती हैं चीज़ें, ज़्यादा नहीं हमने फोकस करना, पर याद रखना आप दोनों के बीच में ना एक छोटी सी ये होगी, क्लियर है, बेसल होगी, जिसमें से हमारा खाना आगे पास होगा। अब बोल जाता है ये डुडोनियम से आगे की तरफ चलता है खाना और पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्लियर है। तो देखो डुडोनियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचता है, यहाँ पे जो खाना है ना वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि जो खाना काम का था, जो चीज़ें काम की थी वो एक साइड हो जाएंगी और जो चीज़ें बेकार की हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाएंगी। क्लियर है चीज़ें? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिशंस है ना उनको ऑब्जर्व करना, न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करना, NUTRITION, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करना, पोर्शंस को ऑब्जर्व करना। न्यूट्रिशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विटामिन, प्रोटीन, ढेर सारी जो हमें पोर्शन प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वसा जो भी है ना। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में छोटी जो आंत होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा पोषण है, पोषण अलग हो जाता है और वेस्टेज अलग हो जाता है। पोषण जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ऑब्जर्व कर लेती है और जो बेकार की चीज़ें हैं उसको वो सेंड कर देती है कहाँ को, या आगे भेज देती है कहाँ को, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत।
बड़ी आंत से वो जो वेस्टेज है वो एनस के माध्यम से बाहर हो जाता है। ये पूरी कहानी आपके पास किसकी, डाइजेशन सिस्टम्स की। क्लियर है, डाइजेशन सिस्टम्स की। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, याद रखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा है देखने में, मतलब इसको स्मॉल पता क्या बोल जाता, ये कम स्पेस कवर करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम आपने अभी देख लिया, किसका क्या काम था, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करना, जो पोषण है उनको क्या करना, सोखना, उसको अपने में रखना, और बेकार की चीज़ों को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो एनस होता है, एनस से जो सारा अनवांटेड मटेरियल होता है या एक तरह से वेस्टेज मटेरियल होता है वो सारा बाहर हो जाता है। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को देखा। इसमें गैस्ट्रिक जूस की बात करी, 1.4 पीएच वैल्यू होती है उसकी, वोकल कैविटी से हमारा खाना पचना स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन ऑब्जर्व्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से सारा वेस्टेज बाहर निकलता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, जो वेस्टेज मटेरियल है वो यहाँ पे ही होता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये पूरा टॉपिक आपका बढ़िया से कवर हुआ होगा, टंग से लेकर टीथ तक हमने सारी चीज़ें बढ़िया से डिस्कस करी हैं। क्लियर है चीज़ें? ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।